चलिए, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आईओएल के मैनेजमेंट से और जानेंगे उनसे कि यहां से स्थिति क्या बन रही है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में चीज़ें चेंज हो रही हैं पिछले कुछ समय से। केमिकल जो सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO संजय चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला जो इम्पैक्ट इस समय पूरी इंडस्ट्री पे और फिर जाहिर तौर पर आपकी कंपनी पे पड़ता है, वो जो यूरोप में जिस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, रूस यूक्रेन में जो इस समय वॉर चल रही है उसकी वजह से BASF ने कहा है कि वो अपना जर्मन प्लांट शायद उसको बंद करना पड़ सकता है। आपकी कंपनी के लिए क्या मायने होंगे इस डेवलपमेंट के? देखिए, ऐसा है कि जो BASF ने बात करी है कि शायद प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, उससे आइबुप्रोफेन के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में BASF जो आइबुप्रोफेन बेचते हैं वो उनके अमेरिका के प्लांट पे बनता है, US के प्लांट पे बनता है, जर्मनी में नहीं। तो लेकिन क्या जर्मनी के प्लांट में कोई ऐसे की प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट वहां होगा, ये हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आप जो ब्रॉडर इशू रेस कर रहे हैं कि जो यूरोप में और रूस में चल रहा है और उसकी वजह से पूरी केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में जो उथल पुथल मची हुई है, आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो तीन चीजें हैं। एक तो जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं, तो कई जो केमिकल्स आते थे अब वो नहीं आ रहे हैं। सप्लाई चेन में एक तो प्रोडक्शन इशू है, दूसरा डिलीवरी इशू है। बिकॉज अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री देखिए तो आज की तारीख पे टैंकर्स पे मुनासिब टाइम में बर्थ मिलना संभव नहीं है। और जो तीसरी बात है वो एनर्जी की है। ऊर्जा की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, वो चाहे ऑयल हो, चाहे गैस बेस्ड हो, या राइस हस्क या कोल की आप देखिए इस समय जो हालत देश में है, इजिली कोल अवेलेबल नहीं है, तो बॉयलर वगैरह चलाने में दिक्कत तो होती है। तो आपके पास अगर स्टीम नहीं होगी और पावर नहीं होगी तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में दिक्कत पाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये कुछ प्रॉब्लम जो आपने गिनाई हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर आइबुप्रोफेन की बात करूं, आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस वहां से आता है। इस समय जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कहां है आपके हिसाब से? क्या हम प्री कोविड लेवल पर पहुंच गए हैं, और या फिर आने वाले समय में अब किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए? हम लोग प्री कोविड लेवल पे तकरीबन आ गए हैं अब। लेकिन अगर आप देखें कोविड के पहले साल में, पहले 3-4 क्वार्टर्स में बहुत ओवर स्टॉकिंग और ओवर बुकिंग हुई थी आइबुप्रोफेन की, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट में ये बड़ा हेल्प करता है। तो उस लेवल पे जाना अगले एक क्वार्टर में तो संभव नहीं होगा। लेकिन जो अर्ली इंडिकेशन मिले हैं, अभी एक दो कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग गए थे, हमारी टीम्स गई थी, तो जो विदेशी कस्टमर्स हैं, हमें लग रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में आइबुप्रोफेन की डिमांड पिकअप करने वाली है, क्योंकि जो स्टॉक्स थे लोगों के पास अब तकरीबन मैनेजेबल लेवल्स पे आ गए हैं। तो अब ये हालत है कि जो कस्टमर्स हैं वो दोबारा ऑर्डर्स प्लेस करने को तैयार हैं। और जहां तक डोमेस्टिक डिमांड की बात है, वो उसमें कोई कमी नहीं थी। तो डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी है और हमको लगता है अगले एक दो क्वार्टर्स में एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी होगी। करेक्ट सर। यहाँ पर चाइना में जिस तरह का लॉकडाउन फिर से एक बार लग रहा है, हम देख रहे हैं कि कई बड़े शहर जो हैं वहाँ पर पार्शियल या फुल लॉकडाउन लग रहा है। उसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है? कितना आप एक्सपोर्ट करते हैं या कितना बिजनेस वहाँ से आता है आपके लिए? तो हमारा एक्सपोर्ट चाइना में कम है, और हम जहाँ तक अपने बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें, आइबुप्रोफेन में हमारा ऑलमोस्ट नो डिपेंडेंस है ऑन चाइना, वी आर क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, वहां से हम DCDA चाइना से खरीदते हैं, तो उसमें हाँ दिक्कत आएगी हमको। अभी तो देखिए हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो जो पिछले 2-3 महीने में DCDA खरीदा था उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगले क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत आए, हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। इस समय जो है वो चाहे आप कोई भी इंटरमीडिएट ले लीजिए, वो चाहे मेटफॉर्मिन के हों, चाहे क्लोपिडोग्रिल के हों, या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स के हों, जो जिन जिन कंपनीज की रिलायंस चाइना से इंपोर्ट पे ज्यादा है, उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो पहले स्टॉक्स रखते थे उनको अब ज्यादा स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है और स्ट्रांग है, और जो ये इंटरमीडिएट्स की खरीदारी ठीक से मैनेज कर पाएंगी,
वो इस स्टॉर्म को ठीक तरह से वेदर करेंगे। करेक्ट। यहाँ पर आपने बताया कि प्री कोविड लेवल पर सेल्स धीरे धीरे पहुंच रही हैं। लॉजिस्टिक्स लेकिन एक बड़ा चैलेंज पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां सिचुएशन क्या है। क्या आपको लग रहा है कि कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की जो है यहाँ से बढ़ेगी या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इवेंचुअली प्राइसेस पर? देखिए, अगर हम देखें पिछले 1 साल में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वॉलेटिलिटी बहुत रही है। अब मैं आपको ब्रॉड नंबर्स देता हूँ। आज से 2 साल पहले प्री कोविड अगर आपको एक टैंकर बुक करना था वेसल पे, समझ लीजिए हिंदुस्तान से यूरोप जाने के लिए, तो वो आपका तकरीबन 2,000 $1,500 का होता था। बीच में इसकी वैल्यू 12-14 हज़ार डॉलर भी चली गई थी। अब आज की तारीख में $8,000 के करीब है। सो 2 और 8 में बहुत फर्क है। लेकिन हमको लगता है कि जब तक ये शिपिंग इंडस्ट्री नॉर्मलाइज नहीं होती, और कुछ हद तक तो शिपिंग इंडस्ट्री ने भी रेट्स बढ़ा रखे हैं, जो मेरे ख्याल से उनको भी उस पर गौर करना चाहिए कि अगर उनके कस्टमर्स हर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये हर्ट उनको भी, ये पेन उनको भी फील होगा। तो शिपिंग इंडस्ट्री पे जरा ध्यान देना चाहिए। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई हैं लेकिन वो मैनेजेबल है, बिकॉज वो डोमेस्टिक, उसमें तब भी सामान इधर से उधर जा रहा है और उसमें उतनी बाधा नहीं है। ओके, तो इंडिया की डोमेस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बाधा नहीं है। एक और सवाल मेरे मन में था चतुर्वेदी साहब, वो था जो हमने देखा पिछले दिनों की एसेंशियल ड्रग्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशंस आए थे इस तरह के। ये जो एसेंशियल ड्रग्स की कीमतें बढ़ी हैं उससे आपके मार्जिन्स पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखाई देता है? तो हमारे मार्जिन्स पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिन ड्रग्स का रेट बढ़ाया गया है, ये ड्रग्स टिपिकली हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अगर इन दवाइयों के रेट्स नहीं बढ़ते तो कई जो स्मॉल और मध्यम तरह के मैन्युफैक्चरर्स से एपीआईज के, उनका गुजारा नहीं हो पाता, बिकॉज उन्हीं को प्राइस कम करना पड़ रहा था बिजनेस करने के लिए, और उनके प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स इस तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गए थे कि अगर 1-2 क्वार्टर और उनको कंटिन्यू करना पड़ता तो शायद काफी कंपनीज को इस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, शायद कुछ कंपनीज बंद भी हो जाती। तो सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है, लेकिन इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्जिन को नहीं है। ओके, आपके मार्जिन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हमने यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की बात की चतुर्वेदी साहब, हमने यूरोप की बात की। एक ब्रॉडर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, क्या उनकी कीमतों में भी पिछले कुछ समय में कोई फ्लक्चुएशन आपने देखा है? बढ़े हैं, घटे हैं? उनका क्या इम्पैक्ट रहा है? तो इस पे दो डायमेंशंस हैं। एक तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट सर्टेनली बढ़े हैं। अगर हम देखें जैसे कुछ केमिकल्स जो आइबुप्रोफेन में इस्तेमाल होते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रेट बहुत बढ़ गया है। बाकी भी कई कंपाउंड जो हम इंटरमीडिएट चाइना वगैरह से लाते हैं, उन सब के भाव में तेजी आई है। लेकिन जो ज्यादा वरीसम पार्ट है वो ये है कि एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप देखें, वो चाहे कोयला हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ लोग बॉयलर चलाते हैं राइस हस्क पे, राइस हस्क का प्राइस मोर देन डबल हो गया है। तो एनर्जी कॉस्ट, इट्स नॉट, ये सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, ये एनर्जी से भी बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड है, और हमको उस पर भी ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। ओके, एक और यहाँ से बात मैं जानना चाहता था कि आपने जो है आपका जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड आप कर रहे हैं, दूसरे एपीआई जैसे पैरासिटामोल वगैरह में आपकी भी जाने की प्लानिंग हो रही है। अगर वो प्लान्स आप शेयर कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, सो देखिए, हमारे पास आइबुप्रोफेन छोड़ के मेटफॉर्मिन है, पेंटाप्रोजोल है, लेवेट्रासेटाम है, क्लोपिडोग्रिल है। एक 8-10 एपीआईज में हमारा बिजनेस अच्छा है, और इसमें हमने कई सारे डीएमएस भी फाइल करे हैं पिछले साल में। अगर आप देखिए, हमारा जो नॉन आइबुप्रोफेन सेक्टर है, इससे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो हालांकि आइबुप्रोफेन में वॉल्यूम भी कम हुआ था, रेट भी कम हुए थे, बट ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ आई है। तो अगर हम अपना नॉन आइबुप्रोफेन का सेगमेंट देखें, आज से 2.5-3 साल पहले इसका टर्नओवर एक 50-60 करोड़ के करीब था। लास्ट ईयर हमने 200 करोड़ से कम किया है, और इस साल जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है मार्च 31, 2022 में, हमारी उम्मीद है कि 340-350 करोड़ के करीब करेगा। तो
आप देखिए धीरे धीरे आईओएल का जो पूरा फार्मा का बिजनेस है वो आइबुप्रोफेन से काफी डिरिस्क हो जाएगा। ओके चतुर्वेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए और हमें पूरे इंडस्ट्री और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए। संजय चतुर्वेदी साहब यहाँ पर आईओएल केमिकल एंड फार्मा की तरफ से बताते हुए कि इस समय इंडस्ट्री के लिए जो है कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन डिमांड भी धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पर आ रही है और इसकी वजह से शायद स्थिति यहाँ से कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे। हमारे साथ अब हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ गई है, उनसे जानते हैं कि यहाँ से स्टॉक में क्या करना चाहिए।